नमस्कार, सुस्वागतम। हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो सेहत आपकी। आधुनिक तकनीकों ने हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। सेहत आपकी में हम स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों को लेकर आपके बीच आते हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां पहुंचाते हैं और हमारी कोशिश ये भी होती है कि आज के दौर में जो नए समाधान तकनीकों के माध्यम से इन क्षेत्रों में आए हैं वो भी हम आप तक पहुंचा सकें। और आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और जान लेते हैं क्या है आज का विषय। एक दौर था जब आँखों पर चश्मा लगने का अर्थ होता था कि व्यक्ति की उम्र हो रही है, यानी उम्र बढ़ने की ये निशानी है। लेकिन आज का दौर ऐसा है जब किसी भी उम्र में किसी को भी चश्मा लग सकता है। और हमारा जो आज का विषय है वो इससे ही जुड़ा हुआ है कि इसका समाधान क्या हो सकता है या इससे जुड़े हुए बेहतर इलाज क्या है। तो आज जो आँखों से चश्मा हटाने का समाधान है, इस पर हम बात करेंगे लेसिक लेज़र के बारे में। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुभवी नेत्र चिकित्सक यानी एक आई सर्जन। चलिए आपका परिचय करवाते हैं उनसे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जेके बंसल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, आपका काफ़ी वर्षों का अनुभव रहा है, तो हम बिना समय गंवाए हम चाहेंगे कि जो विषय है इस पर हम आ जाएं। चूँकि बात हम ख़ास तौर से लेसिक लेज़र पर करने वाले हैं, तो पहले तो हम चाहेंगे कि लेसिक लेज़र क्या है ये लोग समझ लें और इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। देखिए, लेसिक लेज़र एक तरीके का चश्मा उतारने का लेज़र है जिसमें एक्साइमर लेज़र यूज़ होता है। और लेसिक LASIK लेसिक एक शॉर्ट फॉर्म है, लेज़र इन सीटू कीरेटोमिलियोसिस इसका फुल फॉर्म है। ये एक लैटिन वर्ड है जी। तो बेसिकली लेसिक चश्मा उतारने का एक लेज़र है और ये बहुत सालों से पॉपुलर हो रहा है। ये लेट 90s में आया था जी इंडिया में, और उसके बाद अब ये रेगुलर बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। जितना हम लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा कॉमनली लोग इसको कराते हैं जी। तो लेसिक लेज़र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और चश्मा हट जाता है जी बिल्कुल। और हमारे आँखों पर जब चश्मा लगता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं और किसी विशेष स्थिति में ही हमें लगता है कि लेसिक लेज़र का उपयोग होता होगा। तो ये कौन सी ऐसी समस्याएं हमारे आँखों से जुड़ी हुई है जहाँ पर लेसिक लेज़र फ़ायदेमंद है? देखिए, लेसिक लेज़र का मेनली चश्मा उतारने के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें 3 तरीके के, चूँकि हमें मालूम है कि चश्मे के नंबर होते हैं ज़्यादातर। माइनस का नंबर जो कि मायोपिया कहलाता है जी, प्लस का नंबर जो हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है, और या प्लस माइनस का कंपाउंड नंबर भी हो सकता है जिसको या पर्टिकुलर एक्सिस पे एक नंबर होता है जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं जी जी। तो तीनों तरीके का ही चश्मा हट सकता है लेसिक लेज़र की मदद से जी। और चूँकि ज़्यादातर अगर 100 लोगों में चश्मा है तो 80 to 87% लोगों में ये माइनस का नंबर होता है। इसीलिए इसको एट पार मायोपिया के नाम से कर देते हैं कि मायोपिया की सर्जरी है ये। अदरवाइज इसमें किसी भी तरीके का नंबर हट सकता है जी। तो क्या जो चश्मा पहनने वाले लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, क्या सबके लिए ये उपयुक्त हो सकता है या कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही लेसिक लेज़र होता है? सब लोगों के लिए उपयुक्त है, ये उनकी जांचों के बाद पता लगेगा जी। बट ये मेनली इसका जो प्री रिक्विजिट है वो है 18 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए जी। और नंबर उसका फॉर लास्ट 6 मंथ्स कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ग्रेजुअली नंबर बढ़ता जा रहा है तो फिर इसको थोड़ा और डिले कर सकते हैं। डिले करके देखते हैं कि भाई क्या, जब तक नंबर कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। चश्मा देखिए हटा रहे हैं हम लोग लाइफ लॉन्ग के लिए जी। तो अगर नंबर बढ़ता ही जा रहा है, चश्मा आपने हटाया और फिर नंबर वापस आ गया तो उसका कोई यूज़ नहीं रहा जी। तो प्री रिक्विजिट ये रहती है कि चश्मा कांस्टेंट होना चाहिए नंबर, और प्लस उसका जो आपका है नंबर एज 18 से प्लस होनी चाहिए जी। आपने बताया कि 18 से जो आयु है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं उनको भी चश्मा लग जाता है। तो क्या उनको 18 वर्ष तक का इंतज़ार करना चाहिए या उनके पास क्या विकल्प हैं? देखिए, डेफिनेटली चश्मा हटाने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है 18 वर्ष के पहले। उसके प्रोग्रेशन को, यानी कि उसकी जो स्पीड है बढ़ने की, उसको रोकने के हमारे पास कई तरीके हैं जी। जिसमें कि कई तरीके की ड्रॉप्स एक आध आती हैं, एट्रोपिन ड्रॉप्स होती हैं जिसको कहलाते हैं,
और प्लस मायोपिया प्रोग्रेशन लेंसेज अब आ गए हैं जो थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा हैं। इसमें बच्चों को नंबर इस तरीके के लेंसेज दिए जाते हैं जिसमें कि चश्मे का नंबर बढ़ने ना पाए। जी। तो ये 2-3 कंपनियों के भी आए हैं और चूँकि ये कॉस्टली हैं तो हर एक के अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, बट डेफिनेटली ये एक आगे फ्यूचर है हमारा। इसमें आँख की फोकल लेंथ को वो लोग एडजस्ट करते हैं कि नंबर बढ़ने ना पाए। तो ये तो विकल्प की बात हो गई, लेकिन हम देखते हैं जैसे बहुत से मिथ होते हैं इससे जुड़े हुए। तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम चश्मा लगातार लगाएंगे तो पावर जो है वो बढ़ता जाएगा, तो वो चश्मा लगाते ही नहीं हैं। और ख़ास तौर से अगर हम बच्चों की बात करें, वो भी परेशान होते, बोलते मुझे ये नहीं चाहिए, बाकी बच्चे तो नहीं लगा रहे हैं। तो ये बात कितनी ज़रूरी है कि चश्मा लगाया जाए? क्या ये रोकता है इन चीज़ों को कि हमारी प्रॉब्लम आगे ना बढ़े? देखिए, डेफिनेटली ये तो हर बीमारी के साथ है कि अगर आप उसका ट्रीटमेंट शुरुआत में ही कर देंगे तो आपका वो बीमारी रुक जाएगी। उसी तरह मायोपिया या नंबर वाला चश्मा जो भी प्लस का है या माइनस का है, अगर आप उसको नहीं लगाएंगे या उसको डिले करेंगे तो आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा। जी। तो इस तरीके से ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं प्रैक्टिस में कि पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवा दे दीजिए और थोड़े दिन डिले करके देख लें। घर वाले कहते हैं, पेरेंट्स के और जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं, थोड़ा कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के वो तो तैयार होते हैं कि लग जाना चाहिए, बट उनके घर में और भी जो उनके भी फादर मदर हैं या वो लोग जो हैं वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, हमारे टाइम में हम लोगों की देखिए आंखें अभी तक नहीं ख़राब हुई या इस टाइप से कुछ भी। तो वो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि चश्मा जितनी जल्दी अगर नंबर आ रहा है तो जितनी जल्दी लग जाए उतना अच्छा है। उससे उसकी स्पीड बढ़ने की कम रहेगी। प्लस जो आपको और चीज़ें हम लोग एडवाइस करते हैं कि डाइटरी फैक्टर्स हैं या जो मोबाइल स्क्रीन टाइम वगैरह कम करें, वो हेल्प करता है नंबर को बढ़ने से रोकने के लिए। मगर ये तो बिल्कुल कॉमन मिथ एक है कि चश्मा न लगाएं नहीं तो आदत पड़ जाएगी। ये कोई बिल्कुल कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। इसमें चश्मा आपको रेगुलर लगाना है। जैसे ही आपके डॉक्टर एडवाइस करें आप तुरंत चश्मा लगवा दीजिए। जी, चूँकि बात चश्मा हटाने की हो रही है और आपने डाइटरी फैक्टर्स की भी बात कही है, तो हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अगर शुरुआती दिक्कत है कि कम पावर का चश्मा लगा है और वो खाने पीने का ध्यान रखें, नेचुरल लाइट में ज़्यादा रहें, तो क्या चश्मा तब भी हट सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी। एक्चुअली अगर बहुत कम पावर का चश्मा है, बिल्कुल 0.25 या बिल्कुल शुरुआती, जो कि मसल फटीग की वजह से है, स्थिनोपिया की वजह से है, वही एक चश्मा ऐसा होता है कि वो डाइटरी फैक्टर से और आउटडोर एक्टिविटीज़ से हट सकता है। जी। अदरवाइज़ देखिए, बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हो गए हैं सिंगापुर टाइप के जहाँ पर लोगों में माइनस का नंबर बहुत कॉमन हो रहा था, तो उन्होंने अपने एक बच्चों के स्कूल के प्रोग्राम में इसको शामिल कर लिया है और एक वॉच उनको दी है, रिस्ट वॉच बच्चों को, जिसमें कि वो लोग अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ आपने अपने बच्चे को घर पर जाकर नहीं करवाई तो नेक्स्ट डे स्कूल में एडमिशन की परमिशन नहीं है, मतलब स्कूल से उसको छुट्टी दे दी जाती है। तो एक फ़िक्स टाइम है कि इतनी देर आपको बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ करानी है, और हम लोगों के वहाँ ये उल्टा होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं वो मोबाइल में या स्क्रीन में लगे रहते हैं। जी। अब कोविड के बाद से पोस्ट कोविड एरा में अब सारा होमवर्क भी आने लगा है ऑनलाइन, और टीचर्स भी थोड़ा सा वो हो गए हैं कि चलिए ठीक है, बच्चों को भी, तो वो उस होमवर्क या उस चीज़ को करने के नाम पर मोबाइल लेते हैं। और पेरेंट्स भी कितना वॉच कर पाएंगे, तो वो उस मोबाइल को जब लेते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद वो होमवर्क का देखा और उसके बाद अपने और चीज़ों में लग गए, तो वो बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं। तो स्क्रीन टाइम को बिल्कुल कम से कम रखना है, तभी नंबर, और आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, तब शुरुआती दौर का नंबर हट सकता है। अदरवाइज तो चश्मा लगाना ही पड़ता है। सर, चूँकि बात लेसिक लेज़र की हो रही है, तो उसके पहले आपने कहा कि कुछ जांचें ज़रूरी होती हैं, तो ये जांचें कौन कौन सी हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जांचों में विजन और रिफ्रैक्शन, मतलब कि आपका आई साइट कितनी है आपकी और आपका चश्मे का नंबर कितना है, ये बिल्कुल बेसिक है। फिर नंबर के हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट लेसिक लेज़र के लिए फिट है या नहीं है। उसके बाद एक कॉर्नियल पैकीमेट्री कहलाती है, यानी कि जिस
आँख के जिस हिस्से में जो हमारी काली पुतली है उसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जी। उस पे कॉर्निया कहलाती है, जो उस पर ही लेज़र डाला जाता है। तो उस लेज़र वाले उस वाले पोर्शन में कितनी उसकी थिकनेस है, उसके हिसाब से ही ये डिसाइड होता है कि लेज़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके अलावा कॉर्नियल टोपोग्राफी एक जांच और कहलाती है, जो कॉर्नियल मैपिंग होती है, जिसमें कुछ और बीमारियां हैं जैसे केरेटोकोनस या कुछ और चीज़ें होती हैं, उसको एक रूल आउट करते हैं, तभी हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। और उसके अलावा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन और आँख के पर्दे की जांच, रेटिना एग्जामिनेशन और कुछ ब्लड टेस्ट जो रूटीन वाले होते हैं वो करवाए जाते हैं। जी, क्या इसमें भी ऐसा कुछ होता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है हाई है, लो है, या शुगर है, किसी को डायबिटीज़ की समस्या है, तो इसकी जांच भी होनी ज़रूरी होती है? 100% इसकी जांच होती है 18 के बाद, इसीलिए इसका एज ग्रुप 18 टू 40-45 माना गया है, क्योंकि इनमें यूजुअली जो है वो नॉर्मल रहते हैं लोग, ब्लड प्रेशर शुगर का चांसेस कम है। बट अब इतना डायबिटीज़ भी इतना कॉमन हो गया है कि यंग डायबिटिक्स भी हैं। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अवॉइड करते हैं अगर डायबिटिक्स हैं, क्योंकि उसमें नंबर का फ्लक्चुएशन होता है जी। और नंबर वापस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रही। तो बेसिकली जिनका चश्मे का नंबर ज़्यादा है उसके बाद फिर आ गया तो वो थोड़ा सा अवॉइड हम लोग करते हैं। अदरवाइज़ ये एक एक चीज़ की जांच होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की, शुगर की, और उसके अलावा वायरल मार्कर कहलाते हैं, कुछ और बीमारियां हैं, और आँखों की कुछ और बीमारी जैसे सफ़ेदी पुतली पे हो या, तो उन चीज़ों में इसको अवॉइड करते हैं। जी। और लेसिक लेज़र अगर किसी पेशेंट का होना है तो इसमें कितना टाइम लगता है इस पूरी प्रक्रिया में, कि अगर पूरा टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग एक दिन में सारी जांचें हो जाती हैं और ब्लड टेस्ट वगैरह सब उसी दिन हो जाते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो कुछ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हम लोग डलवाते हैं। तो अगर आउट स्टेशन पेशेंट्स होते हैं और सब कुछ रेडी होके आए हैं, सब कुछ सही है, वो जांच वाँच करा के आए अपनी, तो उसी दिन प्रोसीजर हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है। टोटल एक आँख का, दोनों आँख का एक साथ होता है। जी। पहली बात। दूसरी चीज़ कि इसमें टोटल एक आँख के प्रोसीजर में 15 से 20 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट लगता है। जी। और ये टोटली पेनलेस सर्जरी है, नो एनेस्थीसिया, इसमें कोई हम लोग इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, कोई केवल एक आई को नम करने के लिए, मतलब एनेस्थेटाइज करने के लिए ड्रॉप डाली जाती है, और उसमें टोटली पेनलेस प्रोसीजर है। कोई इसमें 1 मिनट लगता है। केवल पेशेंट से कहते हैं कि आप डायरेक्टली मशीन में देखती रहिए या देखते रहें, और उसके बाद वो प्रोसीजर तुरंत हो जाता है। जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि ये पेनलेस प्रोसीजर है, यानी इसमें किसी तरह का दर्द नहीं होता है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें आप। लेकिन साथ ही साथ हम इसको जानना चाहेंगे कि ये कितना सुरक्षित है, क्योंकि जब भी टेक्निकल चीज़ों की आती है या ऑपरेशन किसी भी तरह का हो तो लोगों के मन में एक डर होता है कि पता नहीं चीज़ें किस तरह से होंगी, क्योंकि लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं होता है इसके बारे में। तो ये कितना सुरक्षित है? देखिए, सुरक्षित के हिसाब से तो ये इतने सालों से है, अभी तक कोई ऐसा मेजर कॉम्प्लिकेशन कभी भी किसी पेशेंट में नहीं आया है। बट वही चीज़ है कि जितने प्रिकॉशंस आपको हम लोग बताएंगे, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो 100% सुरक्षित है। जी। किन खास बातों का ध्यान इसके बाद रखना होता है? देखिए, मेजर जो लेसिक लेज़र का यही एक एडवांटेज है कि नेक्स्ट डे से ही आईसाइट आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जी। मोस्ट ऑफ द टाइम 6/6 जो है, या जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेड होती है, और हम लोग पहले से ही उसको गाइड कर देते हैं कि इतने विज़न आपका आ जाएगा नेक्स्ट डे। तो यही एक इसमें इसका एडवांटेज भी कहिए, और डिसएडवांटेज ये होता है कि पेशेंट को लगता है कि विज़न तो मेरा पूरा आ गया नेक्स्ट डे से ही, और डॉक्टर साहब ये दवा डलवा रहे हैं बराबर 3 महीने तक कह रहे हैं कि डालनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। तो बस वही इनका मेन ध्यान रखना है कि जो ड्रॉप्स या जो प्रिकॉशंस हम लोग बताते हैं उसको बराबर इनको फॉलो करना है। ड्रॉप्स, क्योंकि एक ड्राइनेस इससे थोड़ा सा आ जाती है शुरू में, तो उसकी कुछ लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होती हैं, वो रेगुलर डालनी होती हैं। उसके अलावा कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स, जो कि जैसे प्रोसीजर के बाद थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन वगैरह रहता है, वो भी उसके लिए डालनी होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम खाने की कोई भी दवा हम लोग नहीं देते हैं, इवन पेन किलर भी नहीं देते हैं, बिकॉज इट इज़ टोटली अ पेनलेस प्रोसीजर। और स्प्लैश करके आँखों को नहीं धोना है आपको डायरेक्ट, और आई मेकअप नहीं करना है, और बाकी रूटीन एक्टिविटीज़ आपको अपनी कंटिन्यू रखनी है।
थर्ड फोर्थ डे से वो अपना बाइक चला लेते हैं, सब कर सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। बट वही चीज़ें हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सेसिव नहीं करना है कि लाइक आपने सोचा कि अब तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो 12-12 घंटे कंप्यूटर्स पे, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करना है और विद इन अ वीक आप टोटली सारे प्रिकॉशंस धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। जी, तो कुछ ख़ास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि बात जो है वो आपके आँखों से जुड़ी हुई है। सर यहाँ पर एक और बात याद आ गई है, जैसे कि इसमें अगर हम थोड़ा अगर स्टडी करें तो हम सुनते हैं फेमटो है, कंटेरा है और स्माइल है, तो इन तीनों में क्या अंतर है, ये क्या है? देखिए, ये लेज़र की ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो कि एडवांसमेंट होता जा रहा है। बेसिक जो लेज़र है वो लेज़र ही है, वही एक्साइमर लेज़र है जो कि डाला जाता है, एक्साइमर उसका नाम है जी। और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं ये, तो उसी का लेसिक का ही एडवांस पार्ट जो कंटूरा आ गया है, लेज़र उसमें भी है, फ्लैप उसमें भी हम लोग बनाते हैं और लेज़र डालते हैं, बट ये थोड़ा मोर प्रिसाइज है और मोर एक्यूरेट है जी। तो लेसिक से ऊपर कंटूरा विजन का जो लेसिक मशीन आई है उसमें लेज़र की टेक्नोलॉजी, जैसे कभी कभी क्योंकि हम लोग एनेस्थेटाइज तो करते नहीं, पेशेंट आँख को हिला देता है अपना, जी, है ना, जी। तो आइज़ मूव कर देता है, तो इसमें क्या है, लेज़र की टेक्नोलॉजी, लेज़र आइज़ मूव के साथ थोड़ा लेज़र की मशीन, लेज़र भी अपने साथ मूव कर जाता है और पेशेंट को उतना डिस्कम्फर्ट नहीं होता और रिजल्ट सेम रहते हैं। जी। जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग कहते हैं कि नहीं, मशीन मतलब आँख ना हिलाइए, आप बिल्कुल मशीन में ही देखते रहिए, तो थोड़ा एक्यूरेसी होती चाहिए होती। अगर उसमें पेशेंट हिला लेता है तो मशीन रुक जाती है। जी। एक्यूरेट वो भी रहता है बट उसमें प्रोसीजर में टाइम लग सकता है अगर पेशेंट बार बार मूव करता है। तो बेसिकली हम लोगों को यही देखना है कि तो कंटूरा ये हो गया, और कंटूरा में ही दूसरी वेराइटीज़ है, एक एपी कंटूरा कहलाता है जिसमें कि डायरेक्ट लेज़र डाला जाता है बिना फ्लैप को उठाए हुए, जिनकी थिकनेस कम होती है। जैसे मैंने पहले जांचों में बताया कि कॉर्नियल पैकीमेट्री या थिकनेस की जांच होती है, तो वो अगर जिसमें कम होती है वो उसमें ये एपी कंटूरा हम लोग करते हैं। और लेज़र जो ऊपर की एपिथेलियम एक कहलाती है, कॉर्निया की जो सुपरफिशियल लेयर होती है, वो रिमूव करते हैं हम लोग मशीन द्वारा, लेज़र द्वारा, तो एपी कंटूरा हो गया वो। उसी तरह स्माइल एक अलग प्रोसीजर है टोटली, इससे भी एडवांस टेक्निक है। थोड़ा सा स्माइल का एडवांटेज ये था, स्माइल का भी ये भी बहुत 19 में आई थी, 2019 में, उसका भी एडवांस टेक्नोलॉजी एक आ गई, सिल्क कहलाती है, SIL के सिल्क। तो स्माइल था आपका स्मॉल इंसिजन लेज़र लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। जी। तो स्मॉल इंसिजन से लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन करते थे, यानी कि एक आँख का एक छोटा सा जो माइनस का जिसमें भी नंबर था वो रिमूव कर देते हैं और उसके बाद लेज़र से ये करेक्ट हो जाता है। वो जो नंबर वाला पोर्शन था वो रिमूव कर देते हैं। अच्छा। उसी का एडवांस पार्ट आ गया स्मूथ इंसिजन लेज़र लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन, मीन्स कि सिल्क जिसको मैं कह रहा हूँ आपसे, तो उसमें भी लेंटिक्यूल एक निकालते हैं। तो ये फ्लैपलेस प्रोसीजर है, तो थोड़ा सा मोर सोफिस्टिकेटेड है, मोर एडवांटेजियस है, बट ये कॉस्टली ज़्यादा है और डेफिनेटली हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो उसमें भी अलग जांचें होती कि कौन किसके लिए सूटेबल है। जी, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि विशेषज्ञों से हम सलाह लें। तो अभी बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं और चलते चलते हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। तो दर्शकों, इस समय वक्त हो चला है कि हम जान लें क्या है आज के हेल्थ टिप्स। जी, सेहत आपकी में डॉक्टर JK बंसल हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो आंखों पर लगा चश्मा है वो हट सकता है लेसिक लेज़र के माध्यम से। तो सर, अब हेल्थ टिप्स का समय आ गया है, तो हम चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इससे चश्मा जो है वो पूरी तरह से हट जाता है, या जिसका लेसिक लेज़र हुआ है वो क्या दोबारा कभी उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या कभी कितने वक्त तक ये चीज़ें सही रहती हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम चश्मा तो 100% हट जाता है जी, जितना नंबर आपका है, बट ये हम लोग गाइड कर देते हैं कि जो नेचुरल 40, 45 और 50 के आसपास जो चश्मा आने लगता है, पढ़ने वाला, रीडिंग वाला, जी, वो आपका आएगा। बिकॉज ये जो आपका अभी का चश्मा है वो 100% हट जाएगा और इस चश्मे से लाइफ लॉन्ग छुटकारा मिल जाएगा। बट डेफिनेटली जो नेचुरल प्रोसेस है, जो एज रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपकी जब भी आएंगी तो उसका बहुत हल्का पढ़ने का चश्मा आपको लगाना पड़ सकता है लेट एजेस में। जी। प्लस
चश्मे के लिए जो एक और चीज़ बताते हैं कि इसके साथ साथ आपको डाइट का अपना ध्यान रखना है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं जी। साथ में मिल्क, एग और ये सब चीज़ें अपना बच्चों को देते रहें, खिलाते रहें, खुद भी ये ध्यान रखें। तो ये आइज़ के लिए हेल्दी है। और जो नॉन वेज वाले हैं उनके लिए फ़िश और मीट और एग्स हम ज़रूर कहते हैं सबसे, क्योंकि मोस्ट अदर चीज़ें अब एग्स में एग कंप्लीट फूड कहलाता है बच्चों के लिए जी। तो एग और मिल्क आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपने उसमें जी। कम से कम इतनी बात तो सभी लोग याद रखें। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इन बातों को ज़रूर नोट कर लें। तो डॉक्टर जे.के. बंसल, आज आप कार्यक्रम में आए और कम समय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम चलते चलते बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे एक्सपर्ट अपना अनुभव, सालों का अनुभव आप तक पहुँचाते हैं, तो इसका लाभ अपने जीवन में ज़रूर उठाएं। इस बात के साथ आज के अंक से हम आपसे ले रहे हैं अनुमति। नमस्कार। क्या भारत लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतेगा? क्या सूर्या की लीडरशिप में युवा टीम इंडिया का सूर्योदय होगा? अभिषेक, बुमराह, तिलक और हार्दिक हैं खिताब बचाने को तैयार। देखिए T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चहते चैनल डीडी स्पोर्ट्स, डीडी फ्री डिश पर। मैं नैनीताल में बड़ा हुआ, उत्तराखंड में, और बचपन से ही ऐपण की खूबसूरत कला को बहुत करीब से देखा है। उत्तराखंड की कई खूबसूरत परंपराओं में से एक है ऐपण। ऐपण एक ये है कि जो यहाँ का लोक जीवन है और जो कला है, उन दोनों को जो जोड़ के रखने का एक संगम कह सकते हैं। भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। आईफा अवार्ड्स 2024, स्टार्स, स्टाइल और म्यूजिक। आईफा अवार्ड्स 2024 प्रत्येक रविवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे, डीडी नेशनल पर।